वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स टॉप सीरीज़ की इस चौथी श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें कि आज हम आगे के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 3 टॉपिक्स को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम थर्ड पार्ट में 25 नंबर क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं, जो कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इंसुलिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 26 नंबर का। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? जो इंसुलिन है वो किस पादप से प्राप्त किया जाता है? पौधे से। अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, आलू के कंद से या नीम की छाल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रकृति में डहेलिया की जड़ है उससे इंसुलिन हार्मोन प्राप्त किया जाता है। तो चलिए इसके डिटेल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंसुलिन मानव के अग्नाशय में निर्मित होता है, परंतु प्राकृतिक रूप से इसे डहेलिया की जड़ से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का भी नियमन करता है। तो इसकी ये डिटेल होगी। इसमें हमने आज बेसिक साइंस के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो उन्हें भी हम कवर करेंगे लास्ट में। 27 नंबर कौन सा है क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? यानी जो पाचन रस होता है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी। यही उत्तेजित करता है पाचन रस को उत्पादन करने के लिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। इससे पहले हम इसकी डिटेल को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सिक्रेटिन नामक हार्मोन गृहिणी यानी ड्यूडेनम द्वारा स्रावित होता है तथा अग्नाशय यानी पेनक्रियास को पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हिंदी के लिए, जो कि जीके के हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनकी भी श्रृंखला चैनल पर पड़ी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? इनमें से हार्मोन है, एंजाइम, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो एस्ट्रोजन जो है वो आपको बताना है क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो चलिए इसकी डिटेल को भी साथ में ही हम कवर कर लेते हैं, जो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। यहाँ आप नोट्स में देख सकते हैं एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है, जो कि महिलाओं में के प्रजनन तंत्र एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों, दूध ग्रंथियों, गर्भाशय एवं योनि आदि के विकास एवं नियमन के लिए उत्तरदायी है। यानी जो एस्ट्रोजन है इसे फीमेल हार्मोन होता है। ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन देखिए कि इनमें से फीमेल हार्मोन क्या है। तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 29 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वयस्कावस्था, यौवनारंभ या रजोनिवृत्ति या प्रौढ़ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यौवनारंभ। यानी यौवनारंभ की बात से ही जो है स्त्री और पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं, यानी मिच्योर हो जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयु की वह अवस्था जब पुरुष और स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं उसको पुबर्टी यानी यौवनावस्था कहते हैं। पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यौवनारंभ होता है। देख सकते हैं नेक्स्ट का 30 नंबर का क्वेश्चन। मानव के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? यानी जो मानव का जो जनन तंत्र है उसमें कौन सा अंग नहीं होता है? वर्षण, अधिवर्षण, अंडाशय या फिर शुक्राशय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंडाशय जो है ये महिला जननांग होता है, ना कि नर। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है, ये अंग शामिल नहीं होता है पुरुष जनन तंत्र में। 31 इसकी डिटेल को देख लेते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। मनुष्य के नर जनतंत्र में एक जोड़ी वर्षण होते हैं, अभिवर्षण और शुक्राशय होता है, शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्रमार्ग शिशु होता है यानी पेनिस, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है आदि शामिल होते हैं। अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बार बार पूछा जाता है, ये महिला फीमेल हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन।
31 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, यानी जो निषेचन है वो किस में संपन्न होता है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी, अंडग्रंथि या फिर योनि मार्ग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंडवाहिनी जो होता है इसी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को नीचे हम देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। यहाँ आप देख सकते हैं नोट्स में, मानव शरीर में निषेचन या अंडवाहिनी से संपन्न होती है, यानी इस वाहिनी में शुक्राणु नर युग्मक अथवा अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण हो जाता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। तो ये से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से हमने क्वेश्चंस को लिया है और विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। तो विटामिन को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, जिसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके NHM जो कि यूपी का कराया गया था उसकी संपूर्ण डिटेल में ये पढ़े हुए हैं। सारी वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी स्टोर नहीं होता है इनमें से। तो विटामिन सी जो है वो स्टोर नहीं होता है, इसकी हमें लगातार ज़रूरत होती रहती है। और जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश से शरीर में अवशोषित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन बी विटामिन जो है सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। ये एक जल वाटर सोल्यूबल होता है और शरीर के अत्यंत कम अवधि तक रहता है, मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार से शरीर में इसका संचयन नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और ये मूत्र यानी कि यूरिन में घुल जाता है और शरीर से बाहर आ जाता है। जैसा कि हमने बताया, विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन डी उत्तरदायी, माफ़ कीजिएगा, विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है, कैल्शियम के लिए। और जो विटामिन की है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। तो जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। और किलोसिस, ये आपको कमेंट करके बताना है कि किलोसिस किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। 35 नंबर, इससे पहले हम इसकी डिटेल को देख लेते हैं। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे दिए गए हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, ये भी प्रोटीन से संबंधित है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, यानी एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो जो प्रोटीन वाला भाग होता है एंजाइम का, इसको एपो एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं फटाफट। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है और एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको इन नामों से भी जाना जाता है, प्रो एंजाइम और जाइमोजन। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यानी जो लीवर में है किसका संश्लेषण होता है, विटामिन ए, ई, डी या फिर के का? तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन के का जो संश्लेषण है वो यकृत द्वारा किया जाता है। और एक विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ई की कमी से आपको कमेंट करके बताना है क्या होता है, क्योंकि ये भी हमने कवर किया है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है।
37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, यानी कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए इनमें से कौन सा पोषक पदार्थ उत्तरदायी होता है, ये पूछा गया। प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा या फिर विटामिन। तो जो प्रोटीन है ये कोशिकाओं की वृद्धि की एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसी में कवर कर लेते हैं, जिसका आपको स्क्रीनशॉट साथ ही लेते हुए चलना है। यहाँ आप देख सकते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होते हैं। 20 अमीनो अम्लों के अनेक संयोजनों से बने होते हैं, यानी 20 अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन्स बने होते हैं अलग अलग। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करता है। हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें कि एंजाइम, हार्मोन, रक्षात्मक प्रोटीन जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन आदि। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम में सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है, यानी किसके पाचन के पश्चात सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज। तो फैट यानी वसा के जब पाचन होता है इसके उपापचयी प्रक्रम में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वसा के उपापचयी क्रम पाचन एवं अवशोषण से अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा और कुछ इस प्रकार से निकलता है ऊर्जा प्राप्त होती है वसा के द्वारा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या होता है। अभी आपको बताया था जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कैथोड किरणों में क्या होता है। केवल द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, केवल आवेश, ना तो द्रव्यमान ना ही आवेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कैथोड किरणें हैं इसमें दोनों ही होता है, द्रव्यमान और आवेश दोनों ही इसमें होते हैं। इसकी डिटेल को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैथोड किरणें परमाणुओं में पाई जाने वाली ऋणात्मक आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण हैं, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश यानी मास एंड चार्ज दोनों होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होते हैं न्यूट्रॉन, ये आपको बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में इससे पूछा जाता है। तो जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। इसकी डिटेल को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। अभी आपको हमने कारण बताया था कि इसमें 1 ही प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होने के हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, यानी आवेश रहित कण कौन सा है, इनमें से ये आपको बताना है। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वे आवेश रहित कण होते हैं, बाकी प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन जो है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले इसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जो कि उदासीन या फिर आवेश रहित होते हैं और कुछ इस प्रकार से इनको दिया गया है, इनकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, इनमें से पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या फिर एल्यूमिनियम। तो जो हाथ पे अगर हम हथेली पे धातु को रखते हैं गैलियम को, तो ये पिघल जाती है, क्योंकि जो गैलियम का है गलनांक वो काफ़ी कम होता है, इस कारण से ये पिघल जाती है। इसकी डिटेल को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 29.38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मानव का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी कारण
ये हाथ पे रखने पर प्रकृति में पिघल जाती है। क्या? गैलियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गैलियम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 43 नंबर का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? सोल्डर, मिश्र धातु, इस्पात, नाइक्रोम या फिर जर्मेनियम। हीटिंग एलिमेंट जो बनाए जाते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। आपने देखा होगा जो हीटर है उसमें कुछ इस तरीके से जाली टाइप में स्प्रिंग लगी होती है जो कि किसकी बनी होती है? वो नाइक्रोम की ही बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है इसीलिए इसका यूज किया जाता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल में दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्म प्रवाह यानी हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं किया जाता है। ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोध तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं, जो कि अभी हमने इसको डिटेल बता दिया था आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, पीतल यानी ब्रास जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? यानी ब्रास किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता, तांबा टीन, तांबा और चांदी, तांबा या फिर निकेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है ब्रास यानी पीतल। इसकी डिटेल को नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस अनुपात में इसको मिलाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है, इसी आधार पर इनको बनाया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इसमें ग्रेफीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफीन। तो चलिए इसकी डिटेल को भी इसी में हम कवर कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है, जालीदार षष्ठकोणीय संरचना यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कि होती है। जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल आदि का आधारभूत तत्व है। तो यानी जो ग्रेफीन है वो कार्बन से बना होता है। और इसमें अगर हम ऊपर वाले में देखें तो हीरे का बार बार पूछा जाता है क्योंकि हीरा देखने में वाइट होता है लेकिन ये कार्बन का ही अपरूप होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? यानी इनमें से कौन कौन से तत्व जीवन की मूलतः उत्तर के लिए उत्तरदायी हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये मूल तत्वों के हैं जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर मूलतः उत्तरदायी तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। यानी ये 6 मूल तत्व बताए गए हैं जीव विज्ञानियों के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। यानी जो अगर हम जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके सोडा वाटर बनाते हैं जिन्हें कोक भी कहा जाता है, वो क्या से होते हैं प्रकृति में? तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोडा वाटर यानी कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर या फिर बबली वाटर आदि अनेक नामों से इसको जाना जाता है। यह जल के उच्च दाब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर का पीएच 3 से 7 के मध्य होता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी जो प्राकृतिक बहुलक इनमें से क्या है? बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी या फिर नायलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। बाकी ये तीनों ही कृत्रिम बहुलक हैं जिनको बनाया गया है, और जो सेलुलोज है ये प्राकृतिक बहुलक है। इसकी डिटेल को नीचे हम देख लेते हैं। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहा जाता है, नायलॉन कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 49 का, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है?
तो इस जो पीवीसी है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो इसका जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले आप इसकी 49th क्वेश्चन का डिटेल यहाँ से स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जैकेट कौन सा बहुलक लगाते हैं, बेकेलाइट, पॉलीमाइड, टेफ्लॉन या फिर पॉलीयूरेनिथिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए। आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर इनके अलावा भी कोई भी अगर गलती आपको लगती है कि हमारे द्वारा आपको बताई गई है, तो बिल्कुल आप उसको करेक्शन के तौर पर कमेंट कर सकते हैं, उसका सुधार किया जाएगा। और इससे प्रीवियस के आप तीनों पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिए, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।